क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसके विरोध में लोग इतने आक्रोशित हो गए थे कि शहर की सारी पुलिस इसी केस में काम करने जुट गई थी। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें कत्ल को सुलझाने के लिए पुलिस ने ऐसी ऐसी चीजें करी कि लोगों के लिए ये केस देश में हुए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हो गया। लेकिन अंतिम तक आते आते इसको वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कविता रैना केस। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से। इंदौर को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को लोग मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। तो इसी इंदौर में ही एक जगह है मित्र बंधु नगर। इसी जगह पर 5 लोगों का एक परिवार रहता था। इसमें थे संजय रैना, इनकी पत्नी कविता रैना, इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा ध्रुव रैना और एक बेटी यशस्वी रैना। संजय रैना की माँ भी साथ में ही रहती थीं। ये 5 लोग मित्र बंधु नगर में रहते थे। साल चल रहा था 2015 का। संजय रैना एमिल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते थे। माँ और पत्नी घर पर ही रहती थीं और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। बेटी यशस्वी अभी छोटी थी, इसका हाल ही में एडमिशन कराया गया था। इसकी उम्र 6 साल थी। रोज सुबह 7 बजे ये स्कूल जाती और दोपहर 1:30 बजे के आसपास में घर वापस आ जाती थी। इसकी माँ यानी कि कविता रैना स्कूटी से बस स्टॉप पर जाती थी अपनी बेटी को स्कूल बस में से पिकअप करने के लिए। ये बस स्टॉप घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसीलिए कविता बिना मोबाइल फ़ोन के ही वहाँ पर चली जाती थी। 24 अगस्त 2015 इस दिन भी कविता रोजमर्रा की तरह दोपहर 1:10 पर घर से निकलती हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। वैसे इन्होंने किसी बुटीक में अपने कपड़े सिलाने के लिए दिए थे। इसकी डिलीवरी 24 अगस्त को मिलने वाली थी, जो कि आज का दिन था। इन्होंने सोचा कि बेटी के आने से पहले कपड़े वाला काम निपटा लिया जाए तो ठीक रहेगा, तो इसीलिए ये बुटीक की तरफ अपनी स्कूटी को लेकर चली जाती हैं। इधर यशस्वी का स्कूल बस स्टॉप पर रुकता है। 6 साल की बेटी यशस्वी बस से उतरती है। इसके साथ साथ वहाँ पर आस पड़ोस के रहने वाले बच्चे भी उतरते हैं। उसी जगह पर कविता के पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिनका नाम था जया, ये भी अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए आई थीं। इन्होंने देखा कि आज कविता वहां पर नहीं आई है, उनकी बेटी यहाँ पर अकेली खड़ी है। इन्होंने क्या किया कि यशस्वी को भी अपने साथ ले आई और उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब टाइम हो रहा था 1:45 का। कविता की सास जया को और बच्ची को देखती हैं। जया से ये पूछती हैं कि कविता कहाँ पर है। जया कहती है कि वो तो बस स्टॉप पर कहीं दिखी ही नहीं। बच्ची वहां पर अकेली खड़ी थी, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। अब कविता की सास कविता को लेकर थोड़ी परेशान होने लगती हैं कि वो कहाँ गई होगी। इतने में कविता के पति संजय रैना घर पर आ जाते हैं। वैसे संजय रैना का ये रूटीन था, ये हर रोज दोपहर में लंच के लिए आते थे। जब इनको पता चला कि कविता घर पर नहीं आई है तो ये भी परेशान होने लगते हैं। अपनी पत्नी को फोन करते हैं, लेकिन कविता ने तो फोन को घर पर ही छोड़ दिया था। ये जानते थे कि जब कविता कहीं आसपास जाती है तो ये अपना फ़ोन लेकर नहीं जाती है, इसलिए ये आस पड़ोस में पूछते हैं। कविता के दोस्तों को फ़ोन करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर रिश्तेदार भी रहते थे, उनसे भी पूछते हैं, लेकिन कविता कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे 3-4 घंटे बीत जाते हैं। कविता अभी तक घर नहीं लौटी थी। घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लग जाती है। शाम होते होते ये कनाड़िया पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी पत्नी कविता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं कि दोपहर में मेरी पत्नी स्कूटी से निकली थी, अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने सभी जगह पर पता कर लिया, लेकिन वो कहीं पर नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। स्कूटी का ये नंबर है, अब कुछ कीजिए। चूंकि ये बात कुछ घंटे पहले की है तो पुलिस इसे सीरियस नहीं लेती है। उन्हें लगा कि वो कहीं चली गई होगी, लौट आएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। पुलिस ये सब कहकर रिपोर्ट लिख लेती है और आसपास के एरिया में सर्कुलेट कर देती है जो भी इंफॉर्मेशन पति ने अपनी पत्नी के लिए दिए थे, जैसे कि उसकी उम्र, हाइट, पहनावा वगैरह। उसी रात को पुलिस का फोन संजय रैना को आता है। पुलिस कहती है कि आप जल्दी से MY हॉस्पिटल में आ जाइए। पति बदहवास होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां के मुर्दा घर में जाते हैं। पुलिस बताती है कि हमें एक इलाके से ये बॉडी मिली है, आपको पहचान के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। वो जली हुई बॉडी थी, लेकिन थोड़े मोड़े हिस्से ठीक से जले नहीं थे। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। संजय रैना को याद आता है कि इनकी पत्नी कविता के हाथ पर भी एक टैटू बना हुआ है। पति वहीं पर रोने धोने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये उनकी पत्नी है। अब बॉडी की पहचान हो गई। इनको कहा गया कि आप सुबह में बॉडी को ले जा सकते हैं, तब तक हम पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद संजय रैना रोते बिलखते अपने घर चले जाते हैं। घर पर मातम छा चुका था। सभी लोग बहुत दुखी थे। कुछ रिश्तेदार भी घर पर आ चुके थे।
अब सुबह होता है, सभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में बॉडी के पास से जो भी चीजें मिली थीं, उनको कविता के घर वालों को दिया जाता है। ये उन चीजों को देखते हैं और थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि वो चीजें कविता की नहीं थीं। अब पति दोबारा से बॉडी के हाथ पर बने उस टैटू को देखते हैं। टैटू को देखकर ये कहते हैं कि ये उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि कविता के राइट हैंड पर ओम और राम नाम का टैटू बना हुआ था। अब घर वालों की जान में थोड़ी जान आती है, ये थोड़े शांत होते हैं। इनके मन में अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी कि कविता जहाँ भी होगी जिंदा होगी। 24 अगस्त को कविता गायब हुई थी और ये 25 तारीख चल रही थी। पति संजय रैना अब अपनी पत्नी की गुमशुदगी के पर्चे छपवाते हैं और उसे जगह जगह पर चिपकवा देते हैं, जैसे कि ऑटो में, टैक्सी में, बसेस में। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति कविता के बारे में खबर देगा उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को अब पता चलने लगा कि कविता नाम की एक महिला लापता है। अब 26 अगस्त की तारीख आ गई। कविता को गायब हुए 48 घंटे हो चुके थे। घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक इमली चौराहा है, वहीं एक छोटा सा पुल जैसा है, इसके नीचे से नाले बहते हैं। सुबह 11 बजे पुलिस को खबर मिली कि इस नाले में 2 बोरे तैर रहे हैं और इन बोरों में से गंदी बदबू आ रही है। लोगों की नज़र इस बोरे पर गई क्योंकि ये बोरा किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था और बोरे के मुंह को बांधा गया था। पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंचती है, उन दोनों बोरों को बरामद करती है। इन दोनों बोरों में 3-3 इंसानी अंगों के टुकड़े मिलते हैं। टोटल 6 टुकड़े मिले हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, सर और धड़। शरीर को MY हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम टुकड़ों को अरेंज करती है। एक बार फिर से संजय रैना को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है इस वाली बॉडी की पहचान करने के लिए। फिर से पति बदहवास होकर अपने परिजन के साथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इस बार संजय रैना राइट हैंड पर बने ओम और राम नाम के टैटू से, गर्दन के तिल से और चेहरे से अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। रिश्तेदारों ने भी कविता को पहचान लिया, ये सच में कविता ही थी। पुलिस को कविता के पास से किसी भी तरह की चीज नहीं मिली, जबकि कविता ने मंगलसूत्र, कान में बाली, चूड़ी, कंगन, अंगूठी सब कुछ पहन रखे थे। लगता है कि कातिल ने सब कुछ हड़प लिया होगा। जिस स्कूटी से कविता घर से निकली थी वो स्कूटी नहीं मिलती है। इंदौर जैसे शांत शहर में ऐसी चीजें कभी नहीं होती। पहले ही पति ने अपनी पत्नी के पर्चे पूरे शहर में चिपकवा रखे थे। परिजनों ने भी फेसबुक पर पर्चों के फोटोज पोस्ट कर दिए थे। जब कविता की ऐसी खबर बाहर आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर्स की जो भी ड्यूटी थी उसको पूरा करके बॉडी को घर वालों को सौंप दिया गया। जब कविता की अंतिम यात्रा निकाली गई तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर उमड़ पड़े थे। रास्ते में ही रोड पर अर्थी को रख करके लोग कातिल को पकड़ने के नारे लगाने लगे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पर लोगों को समझाने के लिए आने लगे। जैसे तैसे लोगों का गुस्सा शांत होता है और कविता का अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस के ऊपर अब दबाव पड़ने लगा था। क्राइम ब्रांच पूरी जांच को अपने हाथ में लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस को लगने लगा कि इसके पीछे कविता की सास या पति का हाथ हो सकता है। बिना गिरफ्तार किए अनऑफिशियल तरीके से पुलिस घर के लोगों को बुलाकर 24-24 घंटे पूछताछ करती है। इसमें संजय रैना और इनकी मां थीं और इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। चूंकि अब मीडिया के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी तो ये खबर लीक होने लगी कि क्या कविता की हालत के पीछे उसके पति और सास जिम्मेदार हैं। जो भी लोग घर वालों का साथ दे रहे थे उनका माइंडसेट चेंज होने लगा कि यही लोग कातिल हैं। 24-24 घंटे पति और सास से पूछताछ चलती थी। इसी में एक दिन संजय रैना अपने दोनों बच्चों को लेकर के DIG ऑफिस चले जाते हैं। ये वहाँ कहते हैं कि कातिल को पकड़ने के बजाय आप लोग हम पर क्यों शक कर रहे हैं। हम खुद पहले से बहुत परेशान हैं। आप कुछ भी करिए लेकिन मेरी पत्नी के कातिल को पकड़िए। घर वालों से पूछताछ करने पर कोई सुराग या कोई सबूत नहीं मिला कि यही लोग कातिल हो सकते हैं। ये खबर भी मीडिया में आ गई। लोगों की हमदर्दी फिर से परिवार के ऊपर बढ़ने लगी। इस बार लोग पुलिस को बुरा भला कहने लगे कि इन लोगों ने अपने घर के एक मेंबर को खो दिया, ये खुद इतने परेशान हैं, ऊपर से आप इन्हें और परेशान कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं मिला। पुलिस को अब थोड़ा एहसास होता है कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं है। पूरे शहर की पुलिस को इस केस में लगाया गया। 70 से 80 पुलिस वालों की 4 अलग अलग टीमें बनाई गईं, जिसमें एक कांस्टेबल से लेकर के DIG तक शामिल थे। इन 4 टीमों को अलग अलग काम सौंपा गया। एक टीम टेलीकम्युनिकेशंस और बाकी के टेक्निकल एरिया को देखेगी, कॉल डिटेल्स की जांच करेगी, CCTV फुटेजेस देखेगी, कविता से किन लोगों ने फोन पर बात की, पूरे शहर में घटना के दौरान कितने कॉल किए गए थे, सबकी जांच करेगी। सेकेंड टीम फॉरेंसिक और साइंटिफिक चीजों को देखेगी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का मिलान करेगी। थर्ड टीम का काम था क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। कविता स्कूटी से कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ,
कैसे कातिल ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, ये सब कुछ देखा जाता है। ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि तभी पता चलेगा कि कातिल कहाँ कहाँ पर गलती कर सकता है, कहाँ पर उसके सबूत मिल सकते हैं। चौथी टीम का काम था बाकी 3 टीमों से मिले हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, एनालाइज करना, ये देखना कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं, और साथ में जिन पर भी शक पैदा हो उन्हें उठा करके पूछताछ करना। ऐसे 4 टीमों का अलग अलग काम था। कविता के पति संजय रैना ने बताया कि 24 अगस्त को कविता को एक बुटीक पर जाना था। उसने कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे। वो बुटीक महेश वैरागी नाम के एक आदमी और इनकी पत्नी मीना का है। पुलिस अब इन दोनों पति पत्नी को भी शक के घेरे में लेती है। इनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है। मीना और महेश मूसाखेड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे। मीना तो एक आम महिला थी, शक के घेरे से निकल गई, लेकिन पुलिस को महेश के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था। कविता के परिवार से पूछताछ के बाद यही एकलौता इंसान था जिससे 22 दिनों तक लगातार पूछताछ हुई। इसका एक दोस्त था टीकम चंद देवड़ा, और टीकम का एक फ्लैट था महेश वैरागी के घर के पास। महेश के साथ साथ इसके दोस्त टीमक से भी पूछताछ होती है। जब कोई सबूत नहीं मिला तो इन दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार महेश वैरागी के ऊपर 2013 में अश्लील फिल्में बनाने और 2014 में धमकी के केस दर्ज हैं। इनका पहले वीडियो लाइब्रेरी का काम था, फिर इन्होंने दुकान बंद कर दी और वहीं पास में ही एक और दुकान खोल ली। जब ये दुकान भी ठीक से नहीं चली तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वैभव नगर मेन रोड पर बुटीक खोला, जो कि ठीक ठाक से चलने लगा। इसके बाद महेश ने 20 अगस्त 2015 को वहीं एक और दुकान खोल ली, जो कि साड़ी की थी। इसे महेश संभालते थे और वो बुटीक इनकी पत्नी देखती थी। कविता इनके ही बुटीक पर आई थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि महेश ने 20 अगस्त को यह दुकान 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर ली थी, लेकिन 24 अगस्त को कविता के गायब होने और 26 अगस्त को कविता की बॉडी मिलने के बाद 1 सितंबर को ही महेश ने अपनी साड़ी की दुकान खाली कर दी। ये भी शक का एक कारण था। पुलिस इससे पूछताछ करती है फिर छोड़ देती है। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि कविता की मौत लगभग 36 घंटे पहले हुई होगी। पहले किसी लोहे की रॉड से मारने की भी बात कही गई, फिर कविता के 6 हिस्से किए गए। घटना के समय यानी 24 अगस्त को कनाड़िया इलाके में इमली चौराहे के आसपास में नौलखा के साइड में जितने भी फोन कॉल्स किए गए उनकी जांच शुरू होती है। करीब 5 लाख कॉल्स किए गए थे उस समय। पुलिस के लिए ये चैलेंज था कि हर एक कॉल की जांच करनी है। पुलिस की टीम लगी रही। जांच करते करते करीब 1000 कॉल्स को सस्पेक्ट के तौर पर छांटकर अलग किया गया। इनकी अब बारीकी से जांच होती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस की ये मेहनत बेकार गई। चूंकि कविता की स्कूटी अभी तक मिली नहीं थी, इसलिए स्कूटी का नंबर हर जगह पर फ्लैश हो रहा था। 30 अगस्त को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि नौलखा बस स्टैंड के पार्किंग में एक स्कूटी है जो 4-5 दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका नंबर पुलिस को बताया जाता है। स्कूटी का नंबर सुनते ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। ये स्कूटी कविता की थी, नंबर भी वही था और घर वालों ने भी इसकी पहचान की। स्कूटी को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब ये सवाल उठा कि स्कूटी को बॉडी मिलने वाली जगह से इतनी दूर किसने पार्क की होगी। पार्किंग वाले गार्ड से पूछताछ की जाती है। इसको एक आदमी की फोटो भी दिखाई जाती है। वो थी महेश वैरागी की, जिसके बुटीक पर कविता गई थी। गार्ड इस फोटो को देखता है और उस आदमी को पहचान लेता है। ये कहता है कि इसी आदमी ने ही यहाँ पर स्कूटी खड़ी की है। पुलिस गार्ड से पूछती है, आपको इसका चेहरा कैसे याद है, जबकि यहाँ पर तो हर रोज सैकड़ों लोग आते होंगे। गार्ड कहता है कि जब ये आदमी यहाँ पर स्कूटी पार्क करने के लिए आया था तो मैंने बोला कि आप हैंडल को लॉक मत करिएगा, ताकि गाड़ियों को इधर उधर करने में आसानी हो। बड़ी गाड़ी जब आए तो उसका रास्ता बनाने में आसानी हो सके। लेकिन महेश ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बात पर गार्ड और महेश में बहस हो जाती है। महेश गार्ड की नहीं सुनता है और स्कूटी को वहीं पर लॉक करके चला जाता है। महेश के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जहां पर इसका बुटीक है उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। महेश 26 अगस्त को वहां पर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कर रहा था। पुलिस ने सोचा कि वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। एक टीम जाती है महेश को उठाने के लिए ताकि उससे आगे की पूछताछ कर सकें। इधर वो सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है जिसको महेश देखना चाहता था। सीसीटीवी में महेश तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और बगल के राशन की दुकान पर आते जाते कई बार दिखाई दिया, लेकिन कविता वहां पर कहीं नहीं दिखी। पुलिस दोबारा से महेश को उठाती है और पूछताछ करती है। इस बार पूछताछ के बाद कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस को जिन पर शक था, जैसे सब्जी वाले, दूध वाले, प्लम्बर, पड़ोसी, दोस्त, सबसे पूछताछ करते हैं। पिछले 10 सालों में कविता कहाँ कहाँ पर गई थी, किससे किससे मिली थी, सब पता लगाया जाता है। इसमें बाजार, दुकानें, बच्चों के स्कूल, रिश्तेदारों के घर, फैमिली डॉक्टर, किसी को भी नहीं छोड़ा गया।
ऐसे ऐसे 177 लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें से 100 लोगों पर शक हुआ। इन्हीं 100 लोगों में महेश वैरागी भी शामिल थे। कविता का घर, वो बुटीक, इमली चौराहा, महेश का घर। जब कविता का स्कूटी मिला तो उसमें कितने फ्यूल बचे थे, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि वो कितनी दूर गई होगी। जहां से वो पेट्रोल भरवाती थी वहां से भी पता किया जाता है। सब कुछ 10 किलोमीटर रेडियस में था। पुलिस इसी 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले कविता से जुड़ी जगहों को चिन्हित करती है और वहां हो रहे सारे मूवमेंट्स पर नजर रखती है। वैसे पुलिस ने जब दूसरी बार महेश को पकड़ा था और पूछताछ के बाद उसे छोड़ा था, इसमें भी पुलिस का एक प्लान था कि महेश के फोन को ट्रैक किया जाए कि दूसरी बार पूछताछ के बाद वो कहां कहां पर जाता है। ऐसे ही करके पुलिस को एक सुराग हाथ लगता है। महेश का एक दोस्त था टीमक चंद देवड़ा। इसके ही फ्लैट की लोकेशन महेश के फोन में दिख रही थी। इसका मतलब महेश यहाँ पर आता जाता है। पुलिस टीकम के घर पर जाती है और वहाँ रेड मारती है। पुलिस के अनुसार वहां पर टाइल्स के ऊपर खून के अंश मिले, चाकू व रॉड मिले जो शायद कत्ल में यूज हुए थे। उस दिन कविता ने जो कपड़े पहने थे उसे जलाने की बात कही गई। महेश ने अपने भी कपड़े जला दिए थे, ऐसा पुलिस का कहना था। पूछताछ करने के बाद वापस से महेश और टीमक को छोड़ दिया जाता है। पुलिस की पूछताछ करीब 107 दिनों तक चली। पुलिस ने कहानी बताई कि जब कविता उस बुटीक में आने लगी तो महेश ने उसे देखा। इसका कविता पर दिल आ गया, इसलिए इसने बुटीक के पास में ही साड़ी की दुकान खोली ताकि वो यहाँ पर भी आए। 24 अगस्त को जब कविता बुटीक में कपड़े लेने के लिए आई तो महेश ने कहा कि वो मेरे घर पर रखा हुआ है। इसके बाद ये कविता को अपने साथ दोस्त के फ्लैट पर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। महेश कविता को काबू नहीं कर पा रहा था। इसे लगा कि कविता बच गई तो मेरा पोल खुल जाएगा, इसलिए इसने कविता के साथ वो किया जिससे पूरा इंदौर आक्रोशित हो उठा था। इसके बाद इसने शरीर के हिस्से किए और इमली चौराहे के नाले में फेंक दिए। 9 दिसंबर 2015 को पुलिस सुबह के समय महेश को उसके घर से ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है। शाम के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। इसमें महेश के मुंह पर स्टिकर लगाकर और चेहरे को ढक कर लाया जाता है। वैसे कोर्ट का ये रूल है, जब तक अपराधी साबित ना हो जाए तब तक कोई भी उसका चेहरा पब्लिक नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस ने उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन स्टिकर वाली चीज ये सवाल खड़ा करने वाला काम था। पुलिस ऑफिशियल्स मीडिया के सामने महेश की सारी करतूतें बताते हैं, जो भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया। पुलिस महेश को पकड़ी हुई थी। उसी समय ये मौका पाकर पुलिस के चंगुल से छूटता है और अपने चेहरे से कपड़े को हटाता है। फिर मुंह से स्टिकर को निकाल कर कहता है, पुलिस मुझे फंसा रही है, मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। अब वहाँ पर हंगामा मच गया। जैसे तैसे पुलिस महेश को काबू में करती है और उसे वहाँ से ले जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना के बाद पुलिस ने महेश की खूब पिटाई भी की थी। 9 दिसंबर 2015 को पुलिस ने महेश को ऑफिशियली अरेस्ट किया था। मार्च 2016 में चार्जशीट तैयार की जाती है। इसमें मोटिव बताया गया कि महेश की कविता के ऊपर गंदी नज़र थी। इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कविता ने इसका विरोध किया। इसीलिए महेश ने इस कांड को अंजाम दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। सारी सुनवाई होती है, दलीलें रखी जाती हैं। करीब 41 गवाहों ने अपनी गवाही दी। सारा कुछ देखने सुनने के बाद 18 मई 2018 को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिससे वापस से पूरे इंदौर में गुस्सा फूट पड़ा। सेशन कोर्ट ने महेश वैरागी को बाइज्जत बरी कर दिया। सेशन कोर्ट ने कहा कि महेश के उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर सीसीटीवी मांगना और कत्ल के बाद दुकान खाली करना तो साबित हो गया, लेकिन पुलिस ने जो अपनी कत्ल की कहानी सुनाई है उसका ना तो कोई सबूत जुटा पाई और ना ही कोई गवाह मिला जिसने महेश और कविता को साथ में जाते हुए देखा हो उस फ्लैट की ओर। उस फ्लैट में महेश के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जो महेश का लोकेशन उस फ्लैट में दिखा रहा था, शायद पुलिस ये भी भूल गई कि महेश का घर भी वहीं पर है। महेश कहता है कि वो रोज शाम को दुकान बंद करने के बाद अपने घर पर जाता है। फ्लैट से कुछ ही दूरी पर इसका घर भी है। मूसा खेड़ी नाम के क्षेत्र में ये रहता है और ये फ्लैट भी वहीं पर है। जिस दोस्त का वो फ्लैट था उसने कहा कि पुलिस ने इसके ऊपर दबाव बनाया, अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी तो हम तुम्हें भी इस केस में फंसा देंगे। पुलिस ने केवल इसीलिए फ्लैट को टारगेट बनाया क्योंकि महेश ने इसे रेंट पर दिलवाया था। करीब 3 सालों तक जेल में रहने के बाद महेश जेल से छूट गया। इनके घर वालों को पूरा विश्वास था कि महेश ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका तो खुद एक परिवार है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बुटीक भी अच्छा खासा चल रहा है। जेल में रहने के दौरान इनके परिवार ने भी बहुत कुछ सहन किया। महेश ने कहा कि जो भी कविता के साथ हुआ है उसके कातिल को पकड़ना चाहिए। मुझे कविता के परिवार से हमदर्दी है। वैसे कविता के परिवार ने भी बहुत कुछ झेला। इस फैसले के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। लोग कविता के घर वालों को भी शक की नजरों से देखने लगे। कोई भी उनके घर पर आता जाता नहीं है। सब लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया।
तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।